चुके हैं। हमारे 2 Yes, ma'am. टॉपिक्स बचे हैं अभी, बैरियर 3 टॉपिक बचे हैं, बैरियर, क्लासरूम कम्युनिकेशन और मास मीडिया। ठीक है, Yes, तो ma'am. वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। आप लास्ट क्लासेस की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, तो लास्ट क्लास उसमें मैंने बता दिया था कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं जो आपके कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसके बाद सेकंड आता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब स्थानीय बाधाएं, ठीक है, कि अब ऑन द प्लेस, जिस प्लेस पे आप हो वहां पर क्या क्या बाधा हो सकती है, ठीक है। इसको हिंदी में वैसे शारीरिक बाधाएं लिखा है, तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, आपका प्लेस भी आ जाएगा और आपकी बॉडी भी आ जाएगी फिजिकल में, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला पढ़ते हैं तो वो है कॉम्पिटिंग स्टिमुलस। कॉम्पिटिंग स्टिमुलस मतलब हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्पर्धी उत्तेजना, ठीक है। प्रतिस्पर्धी उत्तेजना क्या होता है कि कॉम्पिटिंग मतलब साथ में कंपटीशन में, स्टिमुलस मतलब जो चीज आपको लाइक कुछ कोई चीज जो आपको फटाफट किसी एक्शन के लिए मोटिवेट करती है। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ और बीच से कोई और नॉइज आने लगे, इसका कंपिटिंग स्टिमुलस का कम्युनिकेशन में मतलब है कि एनी अदर नॉइज फ्रॉम योर सराउंडिंग एरिया, कि आसपास के एरिया से और कोई अलग अलग आवाजें आने लगे जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में क्या बन जाए, बैरियर बन जाए। जैसे कुछ भी हो सकता है, लाइक कभी कभार ऐसा होता है ना, बीच में कोई नॉइज आ जाती है तो वो हम लोगों को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करने देती, या ट्रैफिक नॉइज हो सकती है, या कोई भी शोर, ठीक है, कोई भी और आवाज जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर बनेगा, वो कॉम्पिटिंग स्टिमुलस कहलाएगा। इसके बाद में आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मतलब पर्यावरण तनाव, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे कि आप जिस जहां पर भी बैठे हैं, जिस प्लेस पे बैठे हैं, अगर वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, या वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, या सिटिंग अच्छी नहीं है। जैसे कई बार हम क्लासेस में बैठते थे तो काफी लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी बेंचेस से, है ना। तो वो क्या था, वो था इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कि जिस जगह पर हम बैठे हैं वहां क्लास का जो वातावरण है, क्लास की जो इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। इसके बाद में आता है सब्जेक्टिव स्ट्रेस। अच्छा, किसी को अगर समझ नहीं आए या लगे कि भाई मैम थोड़ा तेज जा रही हैं तो मेरे को बता देना बीच में, ऐसा ना हो मैं पूरा करा दूं फिर बोलो कि मैम मेरे को समझ ही नहीं आया ऊपर से, ठीक है। मैम वो कहना नहीं पड़ेगा, तुरंत बोला जाएगा। हाँ, तो इसलिए तुरंत बोलना, ठीक है। उसके बाद में है सब्जेक्टिव स्ट्रेस। सब्जेक्टिव स्ट्रेस मतलब विषयगत तनाव। इसका मतलब सब्जेक्टिव स्ट्रेस मतलब जो सब्जेक्ट है जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे लिए सब्जेक्ट कौन हो, आप लोग हो, ठीक है। तो आप लोगों के, अब आप लोगों का जो स्ट्रेस है वो कैसा हो सकता है, लाइक आप लोग सोए नहीं, तो अगर आप लोग नहीं सोए तो मैं जो कम्युनिकेट करूंगी नहीं समझ में आएगा। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, ड्रग्स का कोई इफेक्ट होता है, मूड वेरिएशंस होते हैं, मतलब आप, हमारे जो अंदर बॉडीली इम्पैक्ट्स हैं वो किस में आ जाते हैं, सब्जेक्टिव स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर आता है रिसीवर्स अनफैमिलियरिटी विद द मीडियम। माध्यम के साथ प्राप्तकर्ता की अपरिचितता। इसका मतलब क्या है कि जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जूम यूज कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो काफी मान लो ऐसे लोग हैं जो लोग जूम यूज करना नहीं जानते, या जिनको पता नहीं है जूम पे कहाँ से अनम्यूट होगा, या जूम पे कहाँ से ज्वाइन विद ऑडियो होगा, या ज्वाइन विद वीडियो होगा। तो उन लोगों को ना मीडियम से फैमिलियरिटी नहीं है, तो उस वजह से उनको कम्युनिकेशन में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल बैरियर समझ में आ गए सबको? यस मैम। ओके। यस मैम। इसके बाद में है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मतलब आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, और ये दोनों की ही इम्पैक्ट करती हैं, आपकी भी और मेरी भी, सेंडर की भी और रिसीवर की भी। कि अगर मेरी साइकोलॉजिकल या इमोशनल कंडीशन अच्छी नहीं है, या आपकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो दोनों का क्या होगा, उस पर खूब इम्पैक्ट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा नहीं होता कि टीचर आपको
मैम मुझे वॉइस लगता नहीं है आ मैम रही। खूब है। अभी आ रही है? यस मैम अब आ रही यस है। मैम। ओके। तो वो कई बार ऐसे होता है कि हम बोल देते हैं ओहो आज तो मैम बहुत गुस्सा कर रही है, शायद घर से लड़के आई हैं, है ना। तो वो क्या है, आपके सेंडर की एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसका इम्पैक्ट आपकी कम्युनिकेशन पे आ रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि अगर एज अ स्टूडेंट बात करूं तो हम लोग जाते हैं क्लास में और हमारा खुद का सपोज करो किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई या फैमिली में किसी से कोई इशू हो गया, तो चाहे सामने वाला कितने भी अच्छे से पढ़ा रहा हो लेकिन हमको नहीं समझ में आएगा। ये तो हो गया, मतलब अगर हमारे ऊपर किसी इस टाइप की चीज का इम्पैक्ट है। एक होता है कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से पढ़ रहे हो लेकिन वो होता है ना, आप पहले मेरे बारे में क्या माइंड स्टेट लेके चलते हो। अगर आपने पहले ही क्लास लेने से पहले बस सोच रखा है कि भाई मुझे तो नहीं समझ आएगा मैम जो पढ़ाएंगी, तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा। बिकॉज मम्मा ये गेट बंद करो, एक सेकेंड होल्ड करना बच्चे, इनको भगा दो मम्मा। 1 मिनट देना बच्चे में। क्या चल गया है? सॉरी गाइस। तो कौन सा बैरियर था ये जो अभी हुआ? मैम फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन सा? मैम कंपीटिंग स्टिमुलस। वेरी गुड, चलो इसका मतलब समझ आ रहा है। इसके बाद में है साइकोलॉजिकल बैरियर, बता रही थी। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट और प्रीजुडिसेस जो हमारे होते हैं, पूर्व अनुमान होते हैं, हमारा विश्वास होता है। अगर सामने वाले बंदे पे हमारा को विश्वास नहीं है ना, तो वो कितनी भी सही बात बोल ले हमें नहीं सही लगी, ठीक है। और एक होता है कि कई बार हम पूर्व अनुमान लगा लेते हैं, हमारे प्रीजुडिसेस होते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। चाहे सामने वाला कितना भी ट्राई करे, अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको समझ नहीं आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? यस यस मैम। मैम। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स में? सबसे पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है संदर्भ का फ्रेम, ठीक है। संदर्भ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहेंगे? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? मैम शायद आप दूर से बोल रहे बहुत हो। दूर से। यस नहीं नहीं, मैं तो अपनी जगह पे ही हूँ। अब आ रही है आवाज? हाँ मैम अब मैम आ अब आ रही। रही है। ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि आप अब जैसे कि मैं आपको हमेशा जब रिसर्च कराया था या टीचिंग कराई थी तो मैंने बताया था कि हम वर्ल्ड को है ना अपने नजरिए से देखते हैं। कि हमारे जो आईज पे होते हैं ना वो लेंसेज होते हैं, हम जो भी चीजों को देखते हैं वो हमारा खुद का एक विंडो होता है, उस विंडो से देखते हैं। उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कई बार जो चीजें मैं बोल रही होती हूँ वो आप सुन तो रहे होते हो या आपको वो चीजें समझ तो आती हैं, लेकिन आपका उन चीजों को देखने का अपना एक नजरिया है जो हम दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो लास्ट क्लास में हमने मास कम्युनिकेशन को लेके बात की थी, तो हो सकता है वो जो कह रहे थे वो भी सही था कि शायद जूम जो है वो इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। बट माय क्वेश्चन वाज कि अभी जो हो रही थी वो जो मीटिंग हम कंडक्ट कर रहे थे वो मास कम्युनिकेशन है या नहीं? ठीक है, तो ये क्या था कि उन्होंने अपने नजरिए से उस क्वेश्चन को देखा, इस वजह से क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। इसके बाद यस आता मैम। है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मैम क्या होता ये है? एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, सॉरी। अच्छा, इट्स ओके। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि हम अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं जो कि कई बार मिस
मैम वॉइस नहीं आ रही आपको? अभी आ रही है? यस यस मैम। मैम अब आ रही है। ओके। तो कई बार क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अच्छा जैसे कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, मैं आपको बोलूं कोविड-19 में ये है, ये है, ये है, मैं आपको काफी सारी चीजें बता दूं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर चीज, अब कोविड-19 ये जो वायरस है, इस पे हर इंसान की अपनी एक अलग टिप्पणी है। कोई कहता है कि ये वाली प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्कैम है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में जो है पर इतना ज्यादा नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जितना दिखा रहे हैं कि डेथ हो रही है उतनी नहीं हो रही है। तो ये क्या है, लोग अपने विंडो से उस इंफॉर्मेशन, मीडिया जो दे रहा है वो तो सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, लेकिन लोग लोग जो बिलीव करते हैं, लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है या लोगों की जो नॉलेज है, उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी विंडो से जो देखना चाहते हैं उनको वो चीजें दिख रही है। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हम्म। इसके बाद में है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे स्वयं को लेके मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है। इट इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं कह रही हूँ कि आप दूसरी चीजों के बारे में क्या परसीव करते हैं, सेल्फ इमेज में मैं कह रही हूँ कि आप आपके बारे में क्या परसीव करते हैं। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं एक बहुत ही एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी हूँ, अगर मैं मेरी खुद के बारे में ये इमेज है, तो कोई और अगर मेरे को आके कहेगा यार आपने तो ये चीज है ना ऐसे एक्सप्लेन नहीं करी या एक्सप्रेस नहीं करी, तो आई थिंक मैं उस चीज को उस पॉजिटिव वे में या क्रिटिसिज्म के वे में या मतलब उस तरीके से परसीव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ और सोचती हूँ और सामने वाला मुझे कुछ एकदम अपोजिट कह रहा है। तो ये क्या होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे खुद के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने अपने बारे में क्या बिल्ड कर रखा है, वो हमें तैयार करते हैं कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए और कुछ चीजों को रिजेक्ट करने के लिए। वो होती है हमारी सेल्फ इमेज, जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर बनती है कई बार। फिर आता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, अगर आपने उस फील्ड में आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उस चीज की, उससे रिलेटेड चीजें आपको कम समझ में आएंगी। फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है, कॉग्निटिव मैंने कई बार समझाया, इसका मतलब है माइंड थिंकिंग, और डिसोनेंस का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, कि कई बार सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉग्निटिव डिसोनेंस हो सकता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इन थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात है कि मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रही हूँ, लेकिन उसके बारे में आपकी थिंकिंग जो है वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी उस चीज के बारे में थिंकिंग अलग होती है, हमारी अलग होती है। और आप मानोगे या नहीं मानोगे पता नहीं कि, लेकिन जितने सबसे ज्यादा जो हमारे ग्रुप्स में, मतलब फ्रेंड ग्रुप्स में लगा लो या कलीग्स में लगा लो, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट इन थिंकिंग की वजह से ही सबसे ज्यादा होते हैं। लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोग मान नहीं पाते कि अच्छा भाई कोई और भी बात, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि हर बार एक ही व्यू सही हो, कई बार दो व्यूज भी सही हो सकते हैं, चार व्यूज भी सही हो सकते हैं। हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है चीजों को देखने का, और इसलिए थिंकिंग की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई बार कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आता है डिफेंसिवनेस एंड फियर। कुछ लोगों को ना गलत प्रूफ होने का डर होता है, ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा अपने पॉइंट को लेके ना बहुत डिफेंसिव रहते हैं, मतलब वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि, चाहे उनको अंदर से पता होगा कि वो जो कर रहे हैं या वो जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन क्योंकि उनको गलत प्रूफ होने का डर लगता है ना, इसलिए वो हमेशा डिफेंसिव रहेंगे। इसलिए वो कुछ भी करके अपने आइडिया को, अपने पॉइंट को क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो उसको बोलते हैं डिफेंसिवनेस एंड फियर, हिंदी में इसको बोलेंगे संवेदनशीलता और भय। ठीक है, उसके बाद में सिक्स आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन को आई नो इट सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक, जो अनुमान, चयनात्मक प्रत्यक्षता होती है। इसको क्या होता है कि
आप कैसे कह सकते हैं, लाइक मैं आपको कुछ बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कम्युनिकेशन ये होता है, ये होता है, ये होता है, और आपने सुना नहीं क्योंकि आपको लगा अरे कम्युनिकेशन, मुझे तो पता ही है कम्युनिकेशन क्या होता है, आई नो इट, मेरे को तो हमेशा से पता है कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आपके अंदर ये वाली प्रॉब्लम ही कह लो इसे, अगर ये चीज होती है ना जिस भी बंदे के अंदर कि मैं आई नो इट वाली चीज होती है, वो बंदा कभी चीजों को अच्छे से सुनता नहीं है, उतना ऑब्जर्वेंट नहीं रहता, उतना फोकस्ड नहीं रहता। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन में क्या आती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद फिल्टरिंग मैंने कल समझाया था, कोई भी एक स्टूडेंट फटाफट बताओ, मतलब लास्ट क्लास में समझाया था कि क्या बताया था फिल्टरिंग। मैम गॉसिप में जैसे मैंने हाँ। अपनी फ्रेंड को कुछ बोला तो उसने आगे उसमें दो चार मतलब जैसे लाइक मसाला लगाकर या फिर समथिंग ऐसे अपने तरीके से उसको आगे शेयर किया, उसने फिर अपने तरीके से आगे उसको शेयर किया, दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग। थोड़ा सा गलत कर दिया मैम बढ़ा चढ़ा के बताना। वही फिल्टरिंग मिक्स बढ़ा मसाला चढ़ा लगाकर के बताना आता है। नहीं It's जितना like जितना Chinese whisper. यस मैम जितना बताया है उसमें जैसे अगर हमने 4 लाइंस बोली है उसमें से 2 या 3 लाइंस आगे बता दी, देखो आगे वाले ने फिर अब यही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिल्टरिंग आप जो कॉन्सेप्ट समझे हो ना वो एकदम सही है, लेकिन जो एक्सप्लेन कर रहे हो ना वो गलत है। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे देखो फिल्टरिंग, नाम देखो इसका, जब हम कुछ चीजें फिल्टर करते हैं तो चीजें ज्यादा होती हैं या कम हो जाती हैं? कम होती है मैम। तो इस फिल्टरिंग के इस वर्ड से मतलब क्या है कि आपने मेरे को कोई 10 सेंटेंस की बात बताई, मैंने अपनी मर्जी से उसमें से बस 8 ही सेंटेंस सुने और आगे पास किए 6 ही सेंटेंस, अगले वाले ने जब नेक्स्ट को पास किए तो 4 ही सेंटेंस पास किए, कि अल्टीमेटली जब एंडिंग जहां तक वो बात पहुंचनी चाहिए थी वहां तक जब बात पहुंची तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो तो पीछे ही रह गई। दिस इज फिल्टरिंग, ओके। यस मैम। यस मैम। नाम से समझो कि फिल्टर मतलब कुछ बढ़ेगा नहीं, कुछ घटेगा। यस ओके मैम। अब यही आ जाए कि फिल्टरिंग जो अब सुनो मेरी एक बार मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिल्टरिंग बैरियर का मतलब होता है, अब इसमें एक ऑप्शन आ जाए मोर इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन इज एडेड या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज लेफ्ट बिहाइंड, आपके अकॉर्डिंग तो आप तो दोनों टिक कर दोगे। लेकिन फिल्टरिंग का मतलब है कि व्हेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? यस मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था Yes, पूछो जल्दी से, क्या मैम पूछ रहे थे? मैम फिल्टरिंग में हम क्या मतलब गॉसिप ऐड कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि गॉसिप करना? नहीं, मैम जैसे फिल्टरिंग इसमें और ग्रेप वाइन गॉसिपिंग होता सेम है, थोड़ी है। हाँ जी, मैम इसमें जैसे ग्रेप वाइन इसको भी बोला जाता है ना, तो उसमें ये होता है ना कि गॉसिप एक तरीके से करना, ग्रेप वाइन इधर की बातें उधर इनफॉर्मल की। कम्युनिकेशन है। ग्रेप वाइन किसको बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो आप उसको कह सकते हो कि गॉसिपिंग जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसलिए ग्रेप वाइन का ही पार्ट है। फिल्टरिंग में आपने कैसे रिलेट किया गॉसिपिंग को? मतलब आप ये कह सकते हो कि गॉसिपिंग के अंदर फिल्टरिंग होती है, लेकिन गॉसिपिंग और फिल्टरिंग सेम नहीं है। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। इसके बाद में आता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। कल्चरल मतलब आपके कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड बैरियर्स हो सकते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड कैसे होंगे? जैसे मैंने कल भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल वर्बल में तो यही ले लो सिमेंटिक बैरियर, जैसे एक वर्ड का मतलब कई बार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है या एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी किस में आ जाएंगी? शाब्दिक बाधाओं में आ जाएंगी, सिमेंटिक बैरियर्स में आ जाएंगी।
उसके बाद में हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। ठीक है, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। अ कल्चर दैट रिलाइज हैवीली ऑन नॉन वर्बल एंड सबटल सिचुएशंस क्यूज टू कम्युनिकेट। उच्च संस्कृति वह संस्कृति है जो संचार करने के लिए गैर मौखिक और सूक्ष्म स्थगित संकेतों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ऐसा कॉन्टेक्स्ट, ऐसा कल्चर जिसके अंदर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है, उसको हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर कहते हैं। और हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स के अंदर क्या होता है, काफी सारी चीजें अनसेड होती है। लाइक ऐसा मान लिया जाता है कि ये ग्रुप को पहले से ही पता होगा। ठीक है, अगर मैंने जैसे बोला कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में लिया जाता है, जापान को भी लिया जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख दिया कि स्टेट को इक्वालिटी के लिए काम करना है, लेकिन इक्वालिटी के लिए स्पेसिफिकली क्या काम करना है ये लोगों पर छोड़ दिया कि उनको अपने आप समझना। तो हमारी सोसाइटी में क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए स्पेसिफिकली हर चीज नहीं बताई जा सकती, एक जनरलाइज चीजें बता दी जाती हैं कि भाई ऐसा करना है। अब उसको किस तरीके से करना है, एक्चुअल में क्या करना है, कहाँ से क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें अनसेड होती हैं। ठीक है, कहीं नहीं जाती। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है जो हर चीज कम्युनिकेट करता है का मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, लाइक वेस्टर्न सोसाइटीज को लो कॉन्टेक्स्ट सोसाइटीज में लिया जाता है कि आपको बिल्कुल एक्सप्लिसिट होके बताना पड़ता है कि भाई ऐसे से करके ऐसा करना है। अगर एक ही कल्चर के लोग हैं, उसमें एक ही जैसे लोग हैं, जैसे अमेरिका ले लो, ठीक है, अमेरिका में सपोज करो एक ही जैसे लोग हैं, तो एक ही जैसे लोग होंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा एक ही चीज को समझाना। जैसे मैं आपको पता नहीं समझ जाएगा या नहीं, पर कोशिश करती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, देखता है कि किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करना चाहिए और किस तरीके से उसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो जब वेस्टर्न सोसाइटी ने उसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये अप्लाई कर दो, और ये अप्लाई कर दोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा। बिकॉज उनके पास जो प्रॉब्लम्स थी वो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग थी और वहां पे होमोजिनिटी थी, तो लोगों के प्रॉब्लम्स भी एक जैसी थी। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, वहां पे सब लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्या एक ही चीज सब लोगों पर अप्लाई हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम मोटे तौर पर एक बात कह सकते हैं, लेकिन उसको स्पेसिफिकली हर ग्रुप को, हर जो कम्युनिटी है वो कैसे एक्सेप्ट करेगी वो एक अलग चीज है। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। नो मैम, एक एक बार बार फिर से क्वेश्चन आया हुआ बताइए। है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर पे, इसलिए पूछ रही हूँ, समझ में आई ये चीज? नो Yes, मैम, ma'am. एक बार फिर से समझा हाँ, दीजिए। एक बार फिर से बता रही हूँ। देखो, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी वहां पे क्या होगा कि एक स्टेटमेंट कई चीज, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको स्पेसिफिकली नहीं बताया जाएगा, बहुत सारी चीजें अनसेड रख दी जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लो। अच्छा ठीक है, मैं अभी, आप लोग सब हो, सबका पेपर 2 अलग अलग है, ठीक है। अब मैंने सबको कह दिया कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे और सबकी मोस्टली 10 यूनिट्स हैं, तो पर यूनिट का 9 to 12 एवरेज रहेगा। ये तो हर किसी के लिए सेम है ना बात। यस लेकिन स्पेसिफिक कब होता है, जब मैं आपको हर किसी को उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताती कि आपकी सब्जेक्ट में से ये वाली यूनिट में से ऐसा होगा, ये वाली यूनिट में से ऐसा होगा, ये वाली यूनिट में से ऐसा होगा। स्पेसिफिक तो तभी होता। अभी तो मैंने आप लोगों को जनरली एक बात कह दी जो आपने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने सब्जेक्ट पे इम्प्लाई करी, ठीक है। लेकिन अब यस आपका क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में कौन से यूनिट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस यूनिट से किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ये तो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये कैसी बात हो गई, एक हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर की बात हो गई जिसमें मैंने एक जनरल सी बात कह दी, लेकिन बहुत सारी चीजें अनसेड है कि लाइक
कौन से यूनिट में से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर किस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग टाइप का क्राइटेरिया होता है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइप के क्वेश्चंस पर फोकस करता है। तो ये सारी चीजें अभी तक अनसेड है। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या होगा, मैंने आपको बोला ये कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, इस कम्युनिकेशन में क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो जो चीजें हम पढ़ेंगे उनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बैठे हो, लेकिन सबके लिए स्पेसिफिकली ये बात लागू होती है ना। यस मैम। सो इट मीन्स ये कौन सा कल्चर हुआ, लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। क्लियर हो गई ये चीज? यस मैम, थैंक यू मैम। जो जनरल है हाँ जी मैम, जो जनरल है, जो सब पे मतलब अप्लाई हो रही है, वो लो कॉन्टेक्स्ट है। वो क्या हो जाएगी? मैम ये आवाज डिस्टरबेंस बहुत आ रही कोई अपने आप को अनम्यूट करो जिसके यहाँ से बहुत शोर आ रहा है। है। यस मैम। मैम अब जो बोलो। जनरल है, जो सबके लिए, सब पे मतलब अप्लाई होती है, वो लो कॉन्टेक्स्ट है, और जो सब पे अप्लाई नहीं हो रही वो हाई कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, जो स्पेसिफिक मतलब जिसमें आपने जिस तरीके से इसको समझा है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके माइंड में। मैं जो कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि आपको बस ऐसे समझना है कि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में लोग डाइवर्स होते हैं और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में लोग एक जैसे होते हैं, इसलिए जो भी कहा जाता है वो हर इंसान के लिए सही होता है। लेकिन जो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इसलिए जो बात करी जाती है वो हर इंसान अपने अकॉर्डिंग अपने ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है? यस मैम एक तरीके से कि पेपर 1 हमारा लो कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा और पेपर 2 हमारा हाई कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, समझने के लिए ये कर सकते हो, पेपर 1 लो कॉन्टेक्स्ट, पेपर 2 हाई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? यस मैम, यस मैम। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है? मैकेनिकल बैरियर क्या होगा? अब मैकेनिकल बैरियर होता है कि आपका कोई तकनीकी बाधाएं जो हो सकती है। ठीक है? लाइक कुछ किसी ना किसी मैकेनिकल इशू की वजह से, किसी ना किसी मीडियम के इशू की वजह से मैंने जो चीजें भेजी थी वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। लाइक फॉर एग्जांपल कई बार मैं बोलती हूँ और मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती, तो इसमें किसका इशू है? मैकेनिकल इशू। जैसे जैसे टेक्निकल इशू होता है ना, उसको मैकेनिकल इशू बोला है इन्होंने, कि जो मशीन्स की वजह से इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप खराब हो जाए और उसकी वजह से मेरी और आपकी क्लास ना हो पाए, तो वो कौन सा बैरियर है? मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर। यस मैम। मैम आपने क्रॉस का क्या बताया था, एक बार फिर से बता दीजिए। क्रॉस कल्चर मतलब जब दो मतलब अलग अलग कल्चर्स, लाइक फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर है, ठीक है, एक हरियाणा का कल्चर है, अगर दो अलग अलग कल्चरल कम्युनिकेशन होती है, क्रॉस कल्चरल, यहाँ के कोई इंसान जो है वहां के कल्चर से रिलेटेड कम्युनिकेट करता है, मतलब क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है? ओके मैम। ओके तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इसमें दोबारा से हैं, हम कर चुके हैं। फिर आता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मॉडल से वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आता, आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ कि क्या है, या फिर हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन बाद में करेंगे। वैसे तो जो हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन किया था उसमें हम हर वर्ड समझ चुके हैं, इसमें बस मैं इधर से समझा देती हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला मॉडल होता है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल क्या होता है? जो एक तरफा मॉडल होता है। भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो ये कि इसमें फीडबैक नहीं होता, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, सेंडर ने बोला और रिसीवर तक गया बस। ठीक है? ये देखो इसमें इसमें लिखा है मोस्टली मास कम्युनिकेशन में इस टाइप का जो मॉडल होता है वो यूज होता है। सेंडर्स मैसेज सेंड करता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव करता है। इसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं ये पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इसके बाद में है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है? जिसमें फीडबैक होता है, इमीडिएट फीडबैक होता है। लाइक मैं अभी हूँ, मैंने कुछ चीजें बोली, मैंने अभी जो हम कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है? इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं?
मैसेज जा रहा है, फिर फीडबैक आ रहा है, फिर मैसेज जा रहा है, फिर फीडबैक आ रहा है। मैं सेंडर भी हूँ और मैं रिसीवर भी हूँ, आप रिसीवर भी हो और आप सेंडर भी हो। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऐसी ही होती। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। यस मैम। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ना, उसको ट्रांजैक्शनल मॉडल में कम ले सकते हैं, बिकॉज ट्रांजैक्शनल मॉडल ना मोस्टली दो लोगों के लिए माना जाता है। कि जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, तो उसे ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं। जैसे कोई फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, एक इंसान से फोन पे बात कर रहा है, तो वो कैसा है कि उसी वक्त की कम्युनिकेशन है, तो उसे ट्रांजैक्शनल मॉडल में मानेगी। साइमल्टेनियस फीडबैक मतलब मैं आपको कह रही हूँ, आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, फिर मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस मैम। और यस सेंडर और मैम। रिसीवर फटाफट अपना रोल चेंज करते रहते हैं। सेंडर कभी 1 सेकंड में रिसीवर बन जाता है, रिसीवर 1 सेकंड में सेंडर बन जाता है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। यस मैम। इसके बाद में इंटरैक्ट, हमारा जो मॉडल है वो इंटरैक्शनल मॉडल है। ये क्या है? सेंडर जो है वो एक काफी बड़ा मैसेज देता है रिसीवर को, रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, फिर उसको समझता है और फिर एक मैसेज क्रिएट करता है एज अ फीडबैक, और वो किसको भेजता है? सेंडर को। तो जब वो अपना फीडबैक भेजता है तो सेंडर क्या बन जाता है? रिसीवर बन जाता है, और रिसीवर क्या बन जाता है? सेंडर बन जाता है। क्लियर हुई ये चीज? इसमें फीडबैक तो होता है लेकिन थोड़ा स्लो होता है। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो मैम, ये थोड़ा वॉइस पे। हाँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि देखो, लीनियर मॉडल में तो रिसीवर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ठीक है। ट्रांजैक्शनल मॉडल के अंदर रिसीवर तभी की तभी रिस्पॉन्ड करता है, लाइक एक ही रिसीवर होता है मोस्टली, और तो वो तभी की तभी, उसकी बात हो रही है तो वो ही रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन इंटरैक्शनल मॉडल में क्या होता है कि रिसीवर रिस्पॉन्ड करेगा, उसी टाइम करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके करेगा। जैसे अभी मैं आप लोगों से जब आंसर पूछती हूँ, तो आप लोग, ऐसा कई बार होता है ना, वेट करते हैं कि क्या पता कोई और बोल रहा हो, क्या पता कोई और बोल रहा हो, तो रिस्पॉन्ड करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम का क्या हो जाता है? डिले हो जाता है। ठीक है, समझ में आई ये चीज? यस मैम। यस मैम। बाकी एक बार प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर देना। इसके बाद में आता है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देखो, क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था टीचिंग टेक प्लेस करती है, ठीक है। अब जहाँ टीचिंग होती है वहां पे 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपका टीचर, आपका लर्नर और आपका कंटेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें तो होगी ही होंगी जहाँ पे टीचिंग होगी। और बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग किया था, याद है? यस मैम। तो उसमें हमने अलग अलग फैक्टर्स किए थे कि इन्वायरमेंट होता है, कौन से आप एड्स यूज करते हो, टीचर की नॉलेज क्या है, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये सारी चीजें आपकी टीचिंग को इम्पैक्ट करती हैं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इसके लिए सबके लिए कुछ कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। सबसे पहला टीचर्स के लिए, भाई टीचर को क्या होना चाहिए? टीचर को सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट की, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा, भाई उसको लर्नर समझ आने चाहिए। मेरे को अगर पता है, जैसे अब मेरे को पता है कि मेरी क्लास में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, तो मेरे को अपने लर्नर के हिसाब से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लर्नर्स ऐसे हैं और मेरे को इस हिसाब से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। पेडागोगी और एंड्रागोगी मैंने बताया था जब टीचिंग कराई थी। पेडागोगी मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड नॉलेज, और एंड्रागोगी मतलब यूथ को कैसे पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड नॉलेज। तो इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके लर्नर्स कैसे हैं और आपको उनको किस टाइप की नॉलेज देनी है और किस तरीके से नॉलेज देनी है। फ्लेक्सिबल टेक्निक होनी चाहिए आपके टीचर की। ये नहीं कि मैं बोल दूं कि भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी, मेरा तो यही तरीका है पढ़ाने का। अब भाई अगर आपको दिख रहा है कि लर्नर्स को इस तरीके से नहीं समझ आ रहा, तो आपको मोल्ड करना आना चाहिए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। टीचर की पिच क्या है, वो कौन सी पिच यूज करती है, कि हाई पिच पे रहती है, लो पिच पे रहती है, या टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है अपनी पिच, ठीक है। मॉडरेशन, वॉल्यूम मॉडरेशन करती है या नहीं करती, वॉइस मॉड्यूलेशन करती है या नहीं करती। वॉइस मॉड्यूलेशन होता है आवाज को चेंज करना, लाइक
ऐसा होता है ना कि मेरे को कुछ इंस्ट्रक्ट करना है तो मेरी अलग टाइप की टोन आएगी, मेरे को कुछ गुस्सा करना है तो मेरी अलग टाइप की टोन आएगी, ठीक है। फिर और लेकिन मेरे को कोई चीज इंपॉर्टेंट समझानी है तो अलग टाइप की टोन आएगी, कुछ फ्रेंडली नेचर में कुछ समझा रही हूँ तो अलग टाइप की टोन आएगी। दिस इज वॉइस मॉड्यूलेशन, जो कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। समझ आ रही है ये चीज? यस मैम। मैम फिर जो एक्चुअली आपको टीचिंग में क्वेश्चन था, उसमें पिच हाँ जी के ही था इसी उसमें। सेम क्वेश्चन था जो आपने भी बोला। यस मैम। तो मैम उसमें जो आंसर में दे रखा था ना, वो था समटाइम्स, मतलब हमारे हाई और लो, अकॉर्डिंग समटाइम्स डिपेंड्स हाई लो, लेकिन आंसर में दे रखा था कि एवरी टाइम हाई हाई, हाई एवरी या टाइम हाई। ऑलवेज हाई, तो ये गलत है, समटाइम्स हाई समटाइम्स लो, ये आंसर है ना? हाँ, ठीक है। है। एवरी टाइम हाई रहेगी तो बच्चे क्या कानों में रुई डाल के थोड़ी आएंगे? यस मैम, वही चीज था। ठीक है। तो अब क्या है इसमें, इतना क्लियर हुआ जो मैं बता रही थी। और फिर यस आता है आपके टीचर की बॉडी लैंग्वेज, बहुत मायने रखती है। आपकी टीचर किस टाइप से खड़े हैं, आपके टीचर किस टाइप का कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने अंदर जब आप कुछ चीजें बताते हैं, उनके जेस्चर्स क्या है, उनकी आईज, हर किसी के साथ कांटेक्ट होता है आई कांटेक्ट या नहीं होता। तो ये सारी चीजें क्लासरूम कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं अगर टीचर की बात करी जाए तो। दूसरा आता है मैसेज डिजाइन, कि मेरे को जो मैसेज आपको देना है, मेरे को वो मैसेज कैसा रखना चाहिए। सबसे पहला क्लियर और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब एक तो क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने कोई पता नहीं शेक्सपियर वाली इंग्लिश लिख के दे दिए और हिंदी लिए तो प्रेमचंद वाली हिंदी लिख के दे दिए कि बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश तो हमें आती है पर ये नहीं पता चल रहा कि मैम ने क्या लिख के भेजा है। ठीक है। तो मेरा जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। ऐसा देखो, अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन तो अपने आप में भाई एक डिस्कोर्स भी है, ठीक है। लोग पूरा कम्युनिकेशन पे कोर्स ही कर लेते हैं। फिर जैसे टीचिंग है, टीचिंग तो बीएड में पता नहीं कितना पूरा एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो हमें जो पढ़ना होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पढ़ना होता है। तो जब मैं आपको कोई मैसेज दूं, मैं आपको जो पढ़ाऊं वो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पढ़ाऊं। फिर प्रॉपर सीक्वेंस, आपको मैगजीम्स याद है, मैगजीम्स किए थे हमने, सिंपल यस टू मैम, कॉम्प्लेक्स वाले। यस मैम। हाँ, तो वो ही है प्रॉपर सीक्वेंस, कि सीक्वेंस के हिसाब से आपका मैसेज होना चाहिए। लैंग्वेज, भाषा थोड़ी आसान होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट सही मैसेज होना चाहिए। और मैसेज के बाद एक रेलिवेंट एक्सरसाइजेस जरूर होनी चाहिए आपके मैसेज में, जिससे ये पता चले कि मैसेज सामने वाले को समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है। फिर आप जो मेथड्स और मीडिया यूज करते हो वो सही होना चाहिए, अलग अलग मेथड्स होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मीडिया होना चाहिए, और इस टाइप की मीडियम को यूज करना चाहिए जिसमें टीचर और लर्नर जो है वो आपस में इंटीग्रेट कर पाए, आपस में क्या कर पाए, इंटरैक्ट कर पाए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या होना चाहिए, आपकी क्लासेस ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए। पता चले भाई एक क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं अगर एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका आंसर आता है इतने तक, पूरी क्लास का टाइम खत्म हो जाए। तो क्लास ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ टीचर का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, कोऑपरेशन और हेल्दी कंपटीशन आपको जो है वो इनहेंस करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए लोगों में कि लोग स्वस्थ जो है कंपटीशन, स्वस्थ परीक्षाओं पर ध्यान ध्यान दे। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग, आप उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो, उनके जो भी टैलेंट है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करो। आपके इन्वायरमेंट के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए, प्रतिपुष्टि जरूर कर लो कि जो आपने समझाया है वो सामने वाले को समझ में आया है या नहीं आया। एक्सपेरिमेंट करने की चीजों को एनकरेज करो, जैसे कि कोई मुझे कह देता है कि मैम ऐसा होना चाहिए, शायद ऐसा कर लेना चाहिए, तो मैं उसको ये ना कहूँ कि नहीं मैंने जो कह दिया बस वही सही है, मैं बोलूँ कि ठीक है ऐसा भी करके देख लेते हैं, क्या पता ये भी सही हो। ठीक है। तो लोगों को, जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको अपने आइडियाज लाने के लिए उनको एनकरेज करो कि वो अपने दिमाग को लगाए, चीजों को और ज्यादा एक्सपेरिमेंटिव वे से करके देखें, ताकि वो, मैं हमेशा जैसे आप लोगों को बोलती हूँ कि हम लोग नॉलेज रिसीव ना करें, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। क्योंकि जब हम नॉलेज रिसीव करते हैं तो हम भूल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये चीज ऐसे 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 होती है तो आप शायद भूल सकते हो, लेकिन आप खुद से जो चीज बनाओगे, जिस आंसर तक खुद
तक खुद से पहुंचोगे वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड री इन्फोर्समेंट, मतलब उसको सुनिश्चित करना कि लाइक मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया, फिर मैं आपसे पूछूं कि समझ आ गया ना, जो यही समझ आया ना जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया है उसको वापस से री इन्फोर्स करना कि वही चीज समझ में आई है ना। और एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट देना, मतलब देखो ऐसा भी ना हो कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाए, कि बच्चे बिल्कुल ही ना डरे, बच्चों को लगे अरे चलो ये यहाँ पे तो हम कितना भी उद्दम मचा सकते हैं। और ऐसा भी ना हो कि बच्चे डर के मारे आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे। ठीक है। तो आपको एक नॉन थ्रेटनिंग और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट रखना होता है, जिसमें आप कंट्रोल भी मेंटेन करो, लेकिन बच्चे जिस तरीके की बात आपसे करना चाहें वो कर भी सके। ठीक है। इसके बाद में आता है लास्ट टॉपिक है मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो कुछ नहीं है इसमें से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस टाइप का आता है कि ऑल इंडिया रेडियो कब बना था। ये केवीएस मदान की बुक में लास्ट में दिया हुआ है सब कुछ। इसमें से मास मीडिया क्या होता है, जहाँ पे लार्ज ऑडियंस, बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है और उनकी अलग अलग एकेडमिक पोजीशन होती है, सेम नहीं होती। कोई तरह का मैसेज आपका दोबारा से बन सकता है, लाइक मैंने आपको लाइक गवर्नमेंट ने सबके लिए कुछ मैसेज दे दिया, लेकिन हर इंसान उस मैसेज को अपने हिसाब से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है। उसके बाद रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई फटाफट से बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है, और पर कंज्यूमर की अगर कॉस्ट निकालें तो बहुत कम निकलती है। लाइक एक मैसेज को भेजने में जितने रुपए लगते हैं, अगर पर कंज्यूमर निकालें तो बहुत कम लगते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मास कम्युनिकेशन की, भाई ये लार्ज हेट्रोजिनस एनोनिमस बहुत सारे लोगों को, हेट्रोजिनस मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों को, और एनोनिमस अज्ञात लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं। मैसेज पब्लिकली ट्रांसमिट होता है, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं होती। मैसेज की जो ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी कम रखी जाती है, कम इन द सेंस कि छोटे क्लियर एंड स्पेसिफिक बात की जाती है, कि भाई स्पेसिफिक नहीं क्लियर बात की जाती है कि इसका भाई हमने ये बात कही है, ताकि वो जो मैसेज लोगों तक पहुंचे वो पूरा मैसेज पढ़ तो सके एटलीस्ट। फीडबैक जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब उसी वक्त नहीं आता, थोड़ी काफी बहुत लेट। और इनडायरेक्ट मतलब जैसे मैंने बोल दिया और फिर कभी आप लोगों का मेरे तक फीडबैक पहुंचेगा। कोस्ट पर एक्सपोजर अभी बताया मैंने बहुत कम होती है, और मोस्टली ये जो होता है वन वे होता है। टाइप्स में क्या क्या है, ट्रेडिशनल मीडिया, पहले बच्चे मीडिया कैसा होता था, जैसा आपका डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, लोग गानों के थ्रू अपनी बात पहुंचा रहे हैं, थिएटर्स के थ्रू अपनी बात पहुंचा रहे हैं। फिर धीरे धीरे प्रिंट मीडिया बना, जिसमें आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बैनर, पोस्टर, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें बननी शुरू हुई। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जिसमें टीवी, रेडियो, फिर इंटरनेट और ये सारी चीजें आई। एंड आज जिसकी हम बात करते हैं दैट इज सोशल मीडिया, जिसके अंदर आपका ट्विटर, फेसबुक, पिनिंटरेस्ट, विकिपीडिया, ब्लॉगिंग, ये सारी चीजें आ जाती। फंक्शंस क्या है आपके मास मीडिया के, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन, एजुकेशन देनी है, सोशलाइज, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, सोशलाइज कर रहा है चीजों को, एंटरटेनमेंट पर्पस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक सचेतना दे रहा है, कल्चरल ट्रांसमिशन, सांस्कृतिक चीजें हैं वो स्थानांतरित हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट होता है जो किसी चीज को बढ़ा दे। तो विकास को बढ़ाने का काम कर रहा है आपका मास मीडिया। समझ में आ गई ये चीज? Yes, फिर उसके Yes, बाद ma'am. कुछ इम्पोर्टेंट Ma'am, टर्म्स 7C. दिए, एक बार ये पढ़ लेना, इनमें से कई बार एक आधी चीज कुछ पूछ लेता है, नहीं समझ आया तो मैं बता दूंगी। वैसे कुछ इम्पोर्टेंट की टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है हमने क्या आप